सो आज का हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उस रिवॉल्यूशन होने के कारण क्या थे, किस प्रकार से रिवॉल्यूशन हुआ और वो रिवॉल्यूशन बाद में फेल हो गया है ना। मतलब उसके परिणाम कुछ सफल नहीं रहे। वो एक तरह का फेलियर हुआ, लेकिन फिर भी फेलियर होने के बाद भी काफी कुछ परिवर्तन उसमें हुआ। कुछ राजनीतिक परिवर्तन, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए और कुछ सोसाइटी में, समाज में भी चेंजेस, बदलाव आए। उसके बाद जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। किस प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई, तो इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में जो है, हम इनिशियल फेज पढ़ेंगे कि इनिशियल फेज यानी कि 1857 के बाद वाला। तो बाद वाला तो कौन सा, 1858 से हमें पढ़ना है। कब तक का, 1858 से हम 1905 तक की हिस्ट्री को आज कवर करने वाले हैं। उस हिस्ट्री में हम उन्हीं सब चीजों को कवर करेंगे जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो रिलेशंस है, वो रिलेशंस इंडिपेंडेंस के लिए रहा है। ठीक है, तो आइए। तो इसे कहते हैं उदारवादी चरण, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो शुरुआत हुई थी, इंडिपेंडेंस के लिए जो शुरुआत हुआ था, जो प्रारंभिक यानी कि जो इनिशियल फेज था, उस इनिशियल फेज को कहते हैं लिबरल फेज। क्योंकि यहाँ पे लिबरल लोग थे, उदारवादी लोग थे। वो कौन लोग थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस का गठन जो है वो इसी दशक के बीच में हुआ है। 1858 1905 के बीच में ही कांग्रेस का गठन यानी कि 1885 में हुआ है। तो उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि 1857 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे, है ना। वो कारण क्या थे, फार्मर को इम्पैक्ट पड़ रहा था, ब्रिटिश रूल का, सैनिकों को इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो वो सारे कारणों के कारण जो है एक परिणाम उभर के सामने आया, और वो परिणाम था 1857 की क्रांति। उसी प्रकार से जब ये उदारवादी चरण यानी कि जब इनिशियल फेज, लिबरल फेज जब चालू हुआ, तो ये लिबरल फेज होने के भी बहुत सारे कारण थे, उसके फैक्टर्स थे। सो फैक्टर फॉर राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवादी जो विचार हैं, राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा के जागरूक होने का भी कुछ कारण रहा है। तो पहला कारण क्या है, फॉरेन डोमिनेशन, यानी कि विदेशी आधिपत्य का परिणाम। उसके बाद वेस्टर्न थिंकिंग एंड एजुकेशन। इस तरह से बहुत सारे कुछ ना कुछ रीजंस रहे हैं। आइए हम एक एक रीजन को एक पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा रीजन है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, यानी कि विदेशी आधिपत्य का परिणाम। अभी इसका क्या मतलब है कि विदेशी शासक जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये इनिशियल फेज में ये पता नहीं था, है ना। इनिशियल फेज में हमें ये लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ये लोग शासन करने आए हैं तो ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे बिछाई जा रही है, रोडे बन रहे हैं, ये सब हमारे डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, भारत का विकास होगा। लेकिन बाद में लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि नहीं, ये सब कुछ भी जो चीजें हैं वो हमारे लिए ना हो करके इन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए, ये अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर जब इस चीज का आभास हुआ, जब इस चीज की फीलिंग आई कि भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, वो यही कारण था कि नहीं, विदेशों के हित अलग हैं, विदेशियों के हित अलग हैं और हमारे हित अलग हैं। तो इसमें जितने भी लोग थे, चाहे वो फार्मर्स हो गए हो, या फिर वो हैंडीक्राफ्ट्स हो गए हो, या फिर वो एजुकेशनलिस्ट हो गए हो, जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे लोगों के पास इस बात की समझ में आ गई कि हमारा जो विकास है वो इनके हाथों में ना हो करके हमारे जो शासक हैं, यानी हमारी खुद की शासन आएगी, जहां पे हम भारतीय लोग ही शासन करेंगे, तब जाकर के हमारा कुछ विकास हो सकता है। तो इसलिए जो विदेशियों पे जो मोह था, वो मोह भंग हो गया। जो हमें लग रहा था कि नहीं, ये हमारा कुछ तो डेवलप कर देगा हमारे कंट्री का, उसके साथ साथ हमारा भी विकास हो जाएगा, तो ये सारी बातें गलत साबित हो गई। तो इस गलत साबित होने के कारण ही लोगों के अंदर एक नई विचारधारा, एक राष्ट्रवादी नेशनलिज्म विचारधारा पनप करके सामने आई। उसके बाद है वेस्टर्न थिंकर
एंड एजुकेशन, यानी कि पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा। अभी पाश्चात्य शिक्षण और संस्था क्या है? देखिए, जब मैं आपको हिस्ट्री में शिक्षा का डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ा रहा था अंडर द ब्रिटिश रूल, उस पे मैंने आपको क्रमवार तरीके से बताया कि किस प्रकार भारत में एजुकेशन का, भारत में शिक्षा का विकास हुआ अंग्रेजों के समय में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, और शिक्षा के विकास में उनका क्या रोल था, हमारे लोगों का क्या रोल था, क्योंकि हमारे भी सोशल रिफॉर्मर, हमारे भी समाज सुधारक थे, उनका भी क्या रोल था। तो और अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों पे थोप दी, है ना। उसमें से बहुत सारे जितने भी गवर्नर वगैरह आए थे, वो सारे का यही कहना था कि नहीं, भारतीयों का जो शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में, मतलब बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि अंग्रेजी माध्यम से दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए अंग्रेजी माध्यम से? ताकि जो भी भारतीय हो वो भले ही रंग और रूप से भारतीय रहें, लेकिन विचार से जो है वो अंग्रेजी हो जाए, और हमारा ही वो मदद करे आगे चल के। ये अंग्रेजों की सोच थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इसी प्रचार प्रसार के कारण हम भारतीय लोग भी शिक्षित हुए, और जब शिक्षित हुए तो जब हमने पाश्चात्य संस्कृति पढ़ा, यानी जब हमने वेस्टर्न कल्चर पढ़ा, हमने वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ा, पाश्चात्य चिंतक के बारे में पढ़ा, तब हमने बहुत सारे चिंतक, जैसे कि उसमें से बेंथम थे, शिले थे, पेन थे, रूसो थे, मॉन्टेग्यू थे, है ना, इन नहीं, मॉन्टेग्यू नहीं, वॉल्टेयर थे। इन सभी लोगों के विचारों को हमने पढ़ा, हमने देखा कि रूस की क्रांति कैसे हुई थी, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी। तो हमें ये लगा कि नहीं, यानी कि हम जो इस चीज को सोच रहे हैं कि हम भारतीय हमेशा गुलाम ही रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इस चीज को भी बदला जा सकता है, और हम अंग्रेजी सत्ता को अपने देश से जड़ से उठा करके फेंक सकते हैं। ये जो ज्ञान था, ये ज्ञान पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा के बाद ही भारतीयों में पनपा था। उसके बाद हम आते हैं रोल्स ऑफ प्रेस एंड न्यूज़पेपर। हालांकि मान लीजिए कि ब्रिटिश काल में जो प्रेस का जो विकास था, वो उतना विकास नहीं हो पाया था, बहुत ही कम विकास हुआ था, और कहीं ना कहीं हर जगह पे क्या होता था, चुनौतियों का सामना करना पड़ता था प्रेस मालिकों को कि ये मत छापो, वो मत छापो। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक नव जागरण के लिए, नवाचार के लिए, नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवादी विचार को फैलाने और फुलाने में प्रेस और न्यूज़पेपर भी काफी हद तक मददगार साबित हुई थी। 1877 तक, यानी कि 1877 तक इंडिया में प्रेस का विकास लगभग बहुत सारे भाषाओं में हो चुका था। हम सारी भाषाओं की तो बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे भाषाओं में विकास हो चुका था। और उस टाइम पे लगभग 1 लाख न्यूज़पेपर रोज छपते थे, और 1 लाख और वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो और प्रेस में, न्यूज़पेपर में अभी जैसे कि अभी जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी खबरें रहती है। उस टाइम पे तो ऐसे कुछ खबरें नहीं होती थी। उस टाइम पे लेख होता था, निबंध होता था, ऐसे होता था, और भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें होती थी। लेकिन वो सारी बातें वो राष्ट्र भावनाओं से, राष्ट्र जागरूकता से ओतप्रोत होती थी, यानी कि उसमें कूट कूट कर जो राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति की भावना भरी होती थी उनके विचारों में। तो इनसे क्या हुआ, लोग जब इस चीज को पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े जागरूक होते थे, लोग थोड़े अवेयर होते थे कि हाँ चलो, दूसरे भाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों का असर भारतीयों पे पड़ा। उसके बाद हम आते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट। हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था किस प्रकार से राजा राम मोहन राय का योगदान था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का योगदान था, विवेकानंद जी का योगदान था। तो ये सारे लोग जो थे, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोगों ने मिलकर के, जहां तक राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात है, तो उन लोगों ने वेदों की पुनः व्याख्या की, है ना। जो हमारे 4 वेद हैं, उनको उन्होंने रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन करके बताया कि जो आप, जिस चीज को आप फॉलो करते हो, जिस चीज को आप मान रहे हो कि नहीं, छुआछूत होनी चाहिए, ऊंच नीच होनी चाहिए, ऐसा वेदों में तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो यानी कि हमने रिडिस्कवरी किया इंडिया का, कि हमने अपनी जो पुरानी संस्कृति थी, हमने उस चीज को भी पढ़ा, उस चीज को भी जाना, हमने वेदों को समझा, वेदों को जाना, उसमें क्या बातें, अच्छी बातें लिखी गई है, उन सभी चीजों को हमने जाना। और हमें यह विश्वास हो गया कि नहीं, हम भारतीय इतने कमजोर नहीं हैं। और कहीं ना कहीं कुछ पाश्चात्य चिंतकों ने यह तक भी कहा था कि अंग्रेज जो हैं वो आर्यों के ही वंशज हैं,
और हमारे वेदों में भी बहुत बार लिखा हुआ था कि हम भी आर्य के वंशज हैं। तो इस तरह से जो एक रंग रूप की जो भेदभावपूर्ण जो भावना थी, वो भी भारतीयों के अंदर धीरे धीरे दूर होती चली गई। और इसी तरह से हमने जो चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हमने उस टाइम पे पढ़ा था। क्योंकि अभी तक जब हम 19 18 सेंचुरी की बात करते हैं या इनिशियल फेज की 19 सेंचुरी के इनिशियल फेज की बात करते हैं, तो उस टाइम पे लोगों को उतना इतिहास का ज्ञान नहीं था। वो 100-200 साल पुराने इतिहास को ही जानते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पत्र पत्रिकाएं यानी इतनी पुस्तक नहीं थे कि लोग पुराने इतिहास को भी झांक करके देख सके। लेकिन कुछ एजुकेटेड जो अंग्रेजों के कारण ही मान लीजिए, लेकिन एजुकेशन जिनको मिला, कुछ लोग विदेशों में जाकर के पढ़े, तो उन लोगों को समझ में आया कि हम भारतीयों की संस्कृति कितने वर्षों पुरानी है, कितने सालों, कितने हजारों साल पुरानी है। और उन सभी चीजों को उन्होंने एक तरह से मान लीजिए कि उन्होंने रीडिस्कवर किया इंडिया को, कि हम कमजोर तो कभी थे ही नहीं। इसके बाद ब्रिटिश की जो बहुत सारी पॉलिसी थी, जो नीति थी, हमने बहुत सारे नीतियों के बारे में पहले ही चर्चा कर लिया है, तो फिर से उसी चीज को दोहराना की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। हमने ब्रिटिश काल में किसानों के ऊपर की जो नीति थी, जमींदारों की जो नीति थी, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा किया। तो मुख्य रूप से यही सारी नीतियां जो थी वो भारतीयों को खटकने लगी कि इसमें तो हमारा नुकसान है, हमें तो कुछ फायदा कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। तो इन सारी चीजों के कारण जो है लोगों के अंदर एक नवजागरण, एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आया। और इस अवेयरनेस का ही परिणाम था कि लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हमें स्वतंत्रता आंदोलन मिलकर के करनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की एक शुरुआत दौर में, शुरुआती फेज जो था, एक निर्माण हो गया। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर अनेक प्रकार के भावनाएं जन्मे और फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ प्रयास किए। उसमें से और भी कुछ लोग हैं जैसे कि मिडिल क्लास लोग थे। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल का जितना भी फेस रहा है, उन सारे फेस में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है, वह योगदान मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का ही रहा है। यानी कि जो मिडिल क्लास जो एजुकेशनलिस्ट थे, उन्हीं का रहा है। क्योंकि ये लोग ऐसे ही वर्ग थे जो समाज को एक दूसरे से जोड़ करके रखना चाहते थे और समाज में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। इस तरह से लोगों के अंदर जो विदेशी शासकों का जो जातीय अहंकार था और उनकी जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी, उन सारे नीतियों के विरुद्ध लोगों के अंदर एक गुस्सा था। और उस गुस्सा का परिणाम ही था कि इस प्रकार उसका एक परिणाम ही समझ लीजिए कि लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक सिरे से करने की ठान ली। उसके बाद और भी बहुत सारे रोल्स रहे हैं, जैसे कि लिटरेचर का भी रोल रहा है, यानी कि साहित्य की भी भूमिका रही है। उस टाइम पे जो भी रचनाएं हुई थी, जैसे कि हिंदी में भारतेंदु, मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अपने जो मातृभाषा है उसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकों आदि के बारे में लिखा। मतलब पुस्तकों में स्वतंत्रता के बारे में लिखा कि स्वतंत्रता क्या है, लोगों को बताया कि स्वतंत्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सारी बातें उसमें होती रही। तो ये सारी चीजों के बाद ही लोगों को लगा कि हमें एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए जो पूरे देश को एक सूत्र से बांध सके, और इसके बाद ही कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही पहली पार्टी, पहली राजनीतिक पार्टी थी जो ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पनपी। उसके पहले भी, कांग्रेस के पहले भी बहुत सारी पार्टियां थी। इन पार्टियों को हम मुख्यतः इस तरह से देख सकते हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास, है ना। इन तीन जगहों पे हम इस पार्टियों का प्रमुखता देख सकते हैं। तो देखिए, हम एक एक करके उन पार्टियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो जो पहले पार्टी रही है। कांग्रेस से पहले एक रहा है बंग भाषा प्रकाशक सभा, हिंदी में उसको कहते हैं बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये कब स्टार्ट हुआ? राजा राम मोहन राय इनके साथ एसोसिएटेड थे, ये उन्हीं के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। तो राजा राम मोहन राय वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिव लीडर, है ना। यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे वो पहले जो थे राजनीतिक नेता थे, राजनीतिक अगुवाई करने वाले नेता थे। और उन्हीं के कारण ही जो है बहुत सारी जो एक्ट आई थी जिसमें उदारवादी छवि दिखती है अंग्रेजों की, वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय के प्रयत्न के कारण ही दिखता है। उसके बाद था जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम बंगाल लैंड
होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मेशन 1836 में भी हो गया था और इनका फॉर्मेशन करने वाले कौन है? प्रसन्न कुमार टैगोर। ये सारी नाम याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं। ये एक एमसीक्यू में आपका इसी तरह से आएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया रहेगा और उनके संस्थापक कौन रहेंगे या फिर वो ईयर किस ईयर में वो फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी बना था, ये 1843 में आया था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को बनाने वाले थे विलियम एडम, और ये जो थे ये राजा राम मोहन राय के ही फ्रेंड थे, उन्होंने इसका गठन किया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में क्या है देख लीजिए, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये दोनों आपस में मर्ज कर गए थे, और ये दोनों ने मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनाया था। उसके बाद है इंडियन लीग 1875 में, जो एक जर्नलिस्ट थे शिशिर कुमार घोष, उन्होंने इंडियन लीग इन कलकत्ता यानी कि कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। उनका जो मेन एम था, डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल, यानी कि सामान्य लोगों के बीच में जो है राष्ट्र भावना को जगाना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। फिर इसमें बहुत कुछ समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, आप जस्ट मैंने नोट्स पे अच्छे से लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी है, हिंदी में भी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या क्या है। फिर बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन के नाम से भी इनको जाना जाता है, 1852 में इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर पूना सार्वजनिक सभा का हुआ। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उनके बाद फिर लास्ट के ये दो थे। अब इनके बाद जो है कांग्रेस का गठन हुआ। अभी देखिए कांग्रेस के गठन कैसे हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया एओ ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम जो थे ये अंग्रेजी शासन में किसी बड़े पद पे ये तैनात थे और ये रिटायर्ड हो चुके थे, और इन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मतभेद है, यानी कि कुछ लोग उस कहानी को मानते हैं और कुछ लोग उस कहानी को नहीं मानते हैं, है ना। एओ ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की, उस कांग्रेस के स्थापना के पीछे उनका एक सेफ्टी बल्ब, एक सेफ्टी बल्ब के रूप में उन्होंने इसका गठन किया। देखिए 1857 के रिवॉल्यूशंस के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज कहीं ना कहीं थोड़े तो डर तो गए थे, सत्ते में तो आ ही गए थे कि नहीं, जब भी भारत में हमें अब शासन करना थोड़ा सा कठिन हो गया है, तो वो ऐसा चाह रहे थे, कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेकर के वो शासन करना चाहते थे जिनसे उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती रहे। थोड़ा सा उनको कुछ दे दिया, उसके बदले में उनकी कुछ बातों को मान लिया, लेकिन उनसे क्या होता, उनका जो वर्चस्व था ब्रिटिश का वो बना रहता। तो इसलिए एओ ह्यूम ने जो था, इन्होंने उस टाइम पे तत्कालीन जो वायस राय थे उनको उन्होंने ये बात बताया था कि आप ऐसा काम कीजिए, हम एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर देते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टी होगी। जो थोड़े बहुत लोग जो इधर उधर से विद्रोह कर रहे हैं, यानी कि कभी किसान विद्रोह कर देते हैं, कभी जमींदार कर देते हैं, कभी कोई और कर देता है विद्रोह, तो ये छोटे मोटे जो भी विद्रोह हो रहे हैं जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है, ये सारे नुकसान की भरपाई कांग्रेस के द्वारा करवाई जा सकती है। यानी कांग्रेस को हम इस तरह से फॉर्मेशंस कर देंगे कि ये एक पॉलिटिकल लीडर बन जाएगी और फिर लोग इन्हीं का बात मानेंगे, और फिर जो लोग छोटे मोटे जो विद्रोह कर रहे हैं, कांग्रेस उनका विरोध करेगी। कांग्रेस बोलेगी कि ऐसे विरोध मत करो, एक फॉर्मेशन में विरोध करो, और हम कांग्रेस को बोलेंगे एक अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजेशन वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में एक संगठन का निर्माण करें, और जब भी वो कुछ ऐसा कुछ करेगी तो उसके बारे में खबर तो हमें मिल ही जाएगा, तो हम कांग्रेस को भी ये करने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास इंडिया में एक नाम मात्र के लिए, कहने के लिए तो ये तो हो जाएगा कि वहां पे भी एक उनके लोगों का, एक स्थानीय लोगों का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एओ ह्यूम ने वायसराय को यह सलाह दी कि हम जब कांग्रेस की स्थापना करेंगे तो इसमें आप किसी भी प्रकार का जो है व्यवधान उत्पन्न मत कीजिएगा। तो इस तरह से एक सेफ्टी बल्ब का काम हो गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये मानना है, और कुछ लोग ये मानते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था,
एओ ह्यूम अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस की सच में स्थापना की, और कांग्रेस की स्थापना सिर्फ उनके कारण नहीं हुई, यदि वो नहीं भी रहते तो भी कांग्रेस की स्थापना होनी ही थी। नाम भले ही कुछ और हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बनती, क्योंकि लोगों के अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी, वो राष्ट्रवाद की भावना, वो नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, जो समस्त देश को एक सूत्र में बांधने के लिए खड़ी थी। और इसके ही दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी का तो गठन भारत में होना ही था, चाहे वो ह्यूम होते या नहीं होते। तो ठीक है, ये दोनों बातों में आपसी थोड़ी बहुत मतभेद है, लेकिन थोड़ी बहुत समानताएं हैं कि हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए, उस पॉसिबिलिटी की चर्चा ज्यादा ना करते हुए हम सीधे बात आते हैं कि एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? दिसंबर 1850 में। कहां पे की गई? बॉम्बे में। बॉम्बे में उसका पहला अधिवेशन हुआ, पहली मीटिंग हुई। हालांकि ये पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। ठीक है, तो उसका जो प्रेसिडेंट था, यानी जो अध्यक्ष थे पहले मीटिंग का, वो कौन थे? WC बैनर्जी, नाम याद रखिएगा। अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, यानी कि 72 नेता लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की पहली अधिवेशन में, पहले वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम क्या था? सबसे पहले उनका एम था प्रमोशन करना। किस चीज का? फ्रेंडली रिलेशंस। किस का फ्रेंडली रिलेशंस? अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी कि भारत के जितने भी अलग अलग पार्ट में जो भी नेता हैं, जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं, उन सबको हम एक कर दें, ताकि जो 1857 का जो हमारा विद्रोह जो फेल हुआ था, उसके पीछे यही कारण था कि तब तक लोगों में इतनी जगह ज्यादा एकजुटता नहीं थी। तो अभी सबसे पहले एकजुट करना चाहते थे, उसके बाद वो डेवलप करना चाहते थे। क्या डेवलप करना चाहते थे? क्या विकास करना चाहते थे? फीलिंग। किस चीज की फीलिंग? नेशनल यूनिटी की, यानी कि एक राष्ट्रीय एकता की फीलिंग हो, जो कि कास्ट, रिलीजन्स और प्रोविंस से परे हो, यानी कि उसमें राज्य, धर्म, जाति, इन सभी चीजों से परे हो। और क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड रखना और उस डिमांड को पूरा करवाना। एंड ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, यानी कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है उसको वेल ट्रेन देना और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट के सामने रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसके एम थे, जैसे कि लोकतंत्र में राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाएं, ये भी उनका एक एम था। उनके बाद कि भारत की जो राजनीतिक लक्ष्य है, लोगों को भारत के राजनीतिक लक्ष्य से परिचय करवाना, ये भी उन लोगों का एम था। तो देखिए, उस टाइम पे क्या था ना, इंडिया में बहुत कुछ तो डेवलपमेंट हो ही चुका था। बहुत कुछ डेवलपमेंट मतलब कि उस टाइम पे रेलवे ट्रैक बन चुके थे, है ना। कहीं थोड़े बहुत समाचार पत्र, भले ही उतनी संख्या में नहीं थे जितनी संख्या में आज है, लेकिन काफी हद तक लोगों तक, एक दूसरे तक समाचार तो पहुंच ही रहे थे, है ना, न्यूज तो, खबरें पहुंच ही रहा था। और उस टाइम पे भी ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मान लीजिए कि देश के किसी एक पार्ट में अकाल पड़ता, तो उसका इफेक्ट दूसरे जगह भी पड़ता। ये सारी चीजें उस टाइम पे होने लग गई थी। तो ये एक अच्छा समय था कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को गठन कर ले, ताकि जो भी डिमांड हो, है ना, इंडिया का जो भी डिमांड हो, वो अंग्रेजों के सामने रखी जाए। देखिए, इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मोटो था, वो भारत को आजाद कराना नहीं था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, भारत को आजाद कराना इनका मोटो नहीं था। इनका मोटो था एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, और अंग्रेजों के द्वारा भारत में डेवलपमेंट करवाना, अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, और डेवलपमेंट जो भी है, जो भी चीजें लग रही है भारत को, उसको जो है अंग्रेजों से करवाना। लेकिन कैसे करवाना? अनुनय विनय के साथ, यानी कि प्रेयर के साथ, प्रार्थना पत्रों के साथ। तो यही वो दौर था जहां पे ये जो उदारवादी नेता थे, जो लिबरल लीडर्स थे, ये लेटर भेजते थे अंग्रेजों को, सरकार को, मतलब उस टाइम पे जो भी सरकार थी उनको लेटर भेजते थे और उसमें विनती करते थे कि भाई ये कर दो, भाई वो करवा दो। तो ये जो दौर चलता रहा, और इसके कारण ही लोगों के अंदर मतभेद हो गया कांग्रेस से, और कांग्रेस में जो प्रस्फुटित हुई, यानी कि कांग्रेस भी फिर दो भागों में बढ़ गई थी उस टाइम पे भी, एक नरम दल और एक गरम दल। हम उसके बारे में भी बाद में बातें करेंगे, नरम दल और गरम दल क्या है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
तो उसके बाद कांग्रेस का जो जो काम था, इसमें कुछ काम लिखी गई है। क्या है? नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द of political conscious Indians to set up a national organization to work for their political and economical advancement। यानी कि राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, भारत में राजनीतिक और आर्थिक जो विकास हो, उस विकास को एक सिलसिलेवार तरीके से चलाने के लिए इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। और उसके बाद जब 1885 में जब इनका गठन हो गया, तो हर साल इनका अधिवेशन, यानी कि हर साल इनका सेशन होता था, मीटिंग होती थी। तो 1886 में फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई, जिनकी अध्यक्षता, यानी कि जिनके प्रेसिडेंट थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। उनके बाद, ठीक है, फ्रॉम द कलकत्ता सेशन द नेशनल कांग्रेस बिकम द होल कंट्रीज कांग्रेस, यानी कि वो पूरे कंट्री का वो कांग्रेस बन गया था। और जो सेकंड जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनमें इट्स डेलीगेट्स नंबर 436, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी पहले जो 100 भी नहीं संख्या थी, वो अगले ही सेशन में 436 की संख्या में आ गए थे। और इसमें ज्यादातर लोग वही थे जो लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, है ना, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ये सारे लोग इसमें आ गए थे। 1890 में, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, 1819 में कदमनी गोंगली जो थे, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एड्रेस द कांग्रेस सेशन, यानी कि कांग्रेस सेशन को एड्रेस करने वाली जो पहली महिला थी, वो कौन थी? कादम्बनी गोंगली। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखिएगा, ये भी नाम आ सकता है। और इनके बाद से ही राजनीति में जो थे, महिलाओं के लिए जो दरवाजे थे वो भी ओपन हो गए, यानी महिलाएं जो थी वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती थी। उसके बाद देखिए, उदारवादी यानी कि लिबरल नेताओं में जो मुख्य रूप से जो नाम आता है, वो है दादा भाई नेहरू जी, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं, यानी कि प्रिय, फिर भी आप सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, रमेश चंद्र दत्ता, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे नाम कभी कभी एमसीक्यू में आपसे आ सकते हैं। यानी कि लिबरल लीडर्स कौन थे, उसमें से 4 नाम दिए रहेंगे, और उसमें आपको वो नाम सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये भी चीज आप देख लीजिएगा, नेताओं के नाम। ठीक है, अभी तक इसमें से कुछ दिक्कत है आपको, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें? कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो समझने के लिए? कोई क्वेश्चन? चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो यूपीएससी में पूछी गई है, यूपीएससी 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नेहरू टू द काउस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए जो सबसे बड़ा योगदान दिया गया था, वो योगदान क्या था? आपसे ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सा योगदान था? देखिए, दादा भाई नेहरू का नाम सिर्फ यहाँ पे नहीं आया है, आज ही हमने नहीं पढ़ा है, हमने पहले के क्लास में भी दादा भाई नेहरू को बारे में हमने पढ़ चुका है, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। कौन सा? जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चैप्टर पढ़ी थी, भारत में किस प्रकार से इकोनॉमिक का हार्स हुआ था, इसके बारे में जब हमने पढ़ा था, उसमें डेवलपमेंट भी था और इकोनॉमिक किस प्रकार से खत्म हो रही थी, इसके उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सपोज द इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो भारत में, क्या कहेंगे उसको, एक्सप्लॉइट को हिंदी में? आंसर कोई बताएंगे? क्वेश्चन नहीं समझा तो पूछिए। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, उस खराब अर्थव्यवस्था को उजागर करने के लिए दादा भाई नेहरू जी ने कुछ बताया था, और ये मैं पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। उसी से ये क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन है और आज के चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों नहीं यार आपको जवाब देने के लिए? पहले के चैप्टर पढ़े नहीं होगे फिर?
पप्पू बताइए आंसर। क्वेश्चन नहीं समझा क्या, हिंदी में बोलूं? तीन ही तो चीजें हैं इसमें, 1, 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट है। अब इस 3 पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही है आपको ये बताने हैं। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सबसे बड़ा योगदान था, वो योगदान ये था कि उन्होंने ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी उस आर्थिक नीति को उजागर किया। उन्होंने ये भारतीयों को समझाया कि यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन जो है ये हमारे विकास के लिए नहीं है, ये वो स्वयं के विकास कर रहे हैं। यानी कि वो हमारे देश में आते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते हैं, ये रॉ मटेरियल्स वो इंग्लैंड में भेजते हैं और वहां से वो चीजें बनाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करके फिर से वो इंडिया में आकर के बेच देते हैं, और वो भी हाई प्राइस में बेचते हैं। तो इससे ये हो रहा था कि भारत की जो इकोनॉमी थी वो खत्म हो रही थी। यानी यहाँ की चीजें दूसरी जगह जा रही है, फिर दूसरी जगह से वापस आकर के यहीं पे आ रही है, और यहाँ पे ही वही चीज महंगी मिल रही है। और यहाँ पे जितने भी अंग्रेज लोग थे जो भी पैसे कमाते थे, वो पैसों का यूज भी यहाँ पे नहीं होता था। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से हमारे देश का जो आर्थिक जो है बदहाली कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया था, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। स्टेटमेंट दूसरा है, इंटरप्रेटेड द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। इनके बारे में उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के बारे में या प्राचीन कला साहित्य के बारे में उन्होंने कुछ बताया है और लोगों के अंदर फिर से आत्मविश्वास लाया कि देखिए प्राचीन साहित्य हमारी कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरा है, स्ट्रेस द नीड ऑफ एरिडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। इनका भी कुछ योगदान नहीं रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ये 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश। यानी कि ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में किस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत में किस चीज का परिचय करवाया गया। क्या है ऑप्शन में? पहला है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड इक्वलिटी ऑफ क्रॉप्स। यानी कि लैंड रेवेन्यू जो है, यानी कि जमीन पे कितना पैसा देना है किसान को या जमींदार को, उसका जो नेचर होगा वो किस बेसिस पे होगा कि जमीन की उत्पादकता कितनी है और जो फसल जो उग रहे हैं उस फसल की क्वालिटी कितनी है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, याद है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, है ना? क्योंकि अंग्रेज को था, क्या था, जमींदारी प्रथा, बहुत सारी 3 प्रथा के बारे में हमने बताया था। उसमें क्या था, एक तो उसको फिक्स्ड अमाउंट चाहिए रहता था, या फिर महलवारी में क्या होता था, मोहल्ले में बता दिया जाता था, मतलब एक बड़ा सा माहौल होता था, मतलब एक गांव समझ लीजिए। ये सारी चीजों को मैं बता चुका हूं, है ना? तो इसलिए ये वाली जो चीज है ऐसा कुछ भी नहीं था। यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, वॉरफेयर के यानी कि युद्ध के टाइम पे मोबाइल कैनन का इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, यानी कि लाल मिर्च और तंबाकू का उत्पादन, ऐसा उन्होंने किया था कि नहीं? उन्होंने नील की खेती को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, है ना? इन चीजों को नहीं किया था। यानी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आंसर क्या सही होगा? नन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा क्या खत्म हो गया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आज समरी के तौर पे हम थोड़ा जान लेते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत होने के क्या क्या कारण रहे हैं, थोड़ा सा आज हम समरी में जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो क्या क्या रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत का कारण? यानी कि सबसे पहला शुरुआत तो ये था कि अंग्रेजी शासन यहाँ पे भारत में थे, और भारत में इसका शासन देखिए, पहले जितने भी शासक आए थे उनका शासन इतना बड़ा नहीं था।
इनका शासन काफी बड़ा है, यानी कन्याकुमारी से लेकर के पूरे भारत के हर एक छोर तक इनका शासन था। मतलब और कहीं कहीं तो एकदम डायरेक्ट शासन था कि वहां पे कोई रूलर ही नहीं थे, कहीं पे राजा महाराजाओं के द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। और इनके शासन भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं था, ये बात भारतीयों को पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन का डेवलप हुआ, उस एजुकेशन के डेवलपमेंट के कारण लोगों के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई, है ना। लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ा, वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ा, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ी, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ा। इन सभी क्रांतियों के बारे में पढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि नहीं, हमें भी क्रांति करनी चाहिए। उसके बाद प्रेस और समाचार पत्रों का थोड़ा बहुत जो भी विकास हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण भी लोगों के अंदर भावना जागी, क्योंकि उस टाइम पे जो भी प्रेस और जो भी समाचार पत्र होते थे उसमें लेख छपते थे, है ना, और अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य रूप से बातें लिखी होती थी। और फिर इन भारतीयों के अंदर एक पुनः जागरण आया, चाहे वो धार्मिक सुधार के कारण हो या सामाजिक सुधार के कारण हो, लोगों के अंदर एक रूपता आ गई। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो आधुनिकता को बढ़ावा दिया गया, ये भी एक कारण था। आधुनिकता को बढ़ावा देने का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि लोग थोड़े कनेक्टेड हो गए, है ना, कि रेलवे आने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा सा आसानी हो गया। तो एक जगह से दूसरी जगह जो थॉट्स होते थे, जो विचार होते थे, वो पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। इन सभी चीजों के कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर ये भावना तो आ गई कि नहीं, अब जो है हमारा देश का शासन हम खुद ही चला सकते हैं, अंग्रेजों की कोई जरूरत नहीं है। और यदि अंग्रेज शासन करेंगे तो वो हमारे हित में शासन करे, हम जो कहें वो करें, हम जो बोले वो रूल बनाए, और ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन होगा। तो ये सारे रीजन थे इनिशियल फेज का। इस इनिशियल फेज के बाद 1905 के बाद जो हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, गुड नाइट।